बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, उसका मई जून 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करेंगे। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप 2020 विंटर समर और 2019 विंटर समर के पेपर्स देखना चाहें तो प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिलेंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। कहता है द ओनर ऑफ ए बिजनेस हैज़ बीन टोल्ड दैट वर्क कंप्लीटेड फॉर ए कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट although the invoice has not yet been sent to the customer। के एक ऑनर है बिजनेस का, उसको बताया गया है कि जो काम उसने कंप्लीट किया है कस्टमर के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, हालांकि इनवाइस जो है अभी तक उसने कस्टमर को नहीं भेजी है। तो देखिए एक चीज़ होती है, कहता है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बीइंग अप्लाइड, कौन से अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स जो है अप्लाइड हो रहे हैं। एक तो ये कंसेप्ट दिए हुए हैं इसने, इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, लीगल एस्पेक्ट को आप नहीं देखेंगे जब अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो उसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म को आप इम्पोर्टेंस दें और उसको आप कंसिडर करें। और जो लीगल पॉइंट है उसको फिर कंसिडर ना करें। इकोनॉमिक पॉइंट देखें, इकोनॉमिकली तो इकोनॉमिक अगर हम देखें इसकी तो पोजीशन इसकी ये है कि माल हमने काम कंप्लीट कर दिया है क्लाइंट के लिए हमने, तो एक्चुअली द वर्क हैज़ बीन डन। जो फॉर्मेलिटी है उसकी एक लीगल फॉर्म है कि इनवाइस भेजनी है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये है कि अगर इनवाइस आपने ना भी इशू करी है तो काम बहरहाल कंप्लीट हो गया है। तो अकाउंटिंग के एक दो कंसेप्ट और भी हैं। मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या बताता है आपको, मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है कि जो रेवेन्यूज़ इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो जो रेवेन्यूज़ को मैच करेंगे आप एक्सपेंसेस के साथ, ये काम जो आपने कंप्लीट किया एक कस्टमर के लिए, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किए होंगे। अगर आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो ये मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। तो एक तो मैचिंग प्रिंसिपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी तक इनवाइस जो है वो इशू नहीं हुई है। और सेकंड मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का देखें यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट तो आपको ये बताता है कि कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे। यू विल बी कंसिडरिंग ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ आप जो डिसीज़न मेकर्स आपके हैं जो फैसले कर रहे हैं उनके फैसलों पे कोई भी चीज़ अगर इम्पैक्ट डाल सकती है कोई इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मटेरियलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। वी हैव नॉट बिन गिवन कि ये अमाउंट कितना है इस काम का, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है मटेरियलिटी मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो मटेरियलिटी का ताल्लुक यहाँ नहीं है। और तीसरा कंसेप्ट है रियलाइजेशन का, ये भी अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि रियलाइजेशन ये है कि अगर आप कोई रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 1 और 3 जो है बेसिकली वो आपकी राइट चॉइस है, वो हम देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। ए चॉइस में कहता है 1 और 2, तो 2 मटेरियलिटी का है, वो अभी हमने पढ़ा स्टडी किया कि ऐसा नहीं है। और बी कहता है 1 और 3, तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट चॉइस है आपकी, क्योंकि 1 मैचिंग है और 3rd जो है वो रियलाइजेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो राइट चॉइस बनती है वो फिर बी बनती है। सी के अंदर 2 ओनली कह रहा है तो वो इनकरेक्ट है, वो तो हाई मटेरियलिटी। और डी में 2 और 3, तो 2 मटेरियलिटी है, इसलिए ये वाली चॉइस भी आपकी इनकरेक्ट है। तो राइट चॉइस आपकी बी चॉइस है। उसके बाद हम आगे आते हैं, कहता है एडम इस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2017। कि एडम का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 दिसंबर 2000 को ख़त्म और 17 को ख़त्म होता है। On 1st January 2017, the net book value of machinery was $20,000 के 1st Jan 2017 को नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। नेट बुक वैल्यू का मकसद आप समझ रहे हैं कि जब किसी एसेट में से
उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देते हैं तो जो बाकी वैल्यू बनती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है जो 20,000 की अमाउंट है एक्चुअली इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है तो नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई। ऑन 30 जून 2017 द परचेज अ न्यू मशीन फॉर $6,000 कि उसने एक मशीन खरीदी $6,000 की। ही पेड 50% ऑफ द कॉस्ट इन कैश, उसने 50% कॉस्ट जो है वो कैश की सूरत में पे कर दी। एंड द बैलेंस बाय पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन, और जो बैलेंस बचा था उसको फिर पार्ट एक्सचेंज, पुरानी एक मशीन जो है वो एक्सचेंज के तौर पे उसने दे दी। यानी उसने 50% 6,000 की नई मशीन खरीदी है। 50% का मकसद ये हुआ कि 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 50%, 3,000 तो आपने कैश पे कर दिया और बाकी एक मशीन जो है आपने दे दी विच हैड ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 2,500, जिसकी नेट बुक वैल्यू 2,500 थी ऑन दैट डेट उस तारीख। इसका मतलब है $2,500 की आपने एक पुरानी मशीन दे दी, डेफिनेटली प्रॉफिट पे दी है फिर आपने उसको, क्योंकि एक्चुअली आपको $6,000 की पेमेंट करनी थी। 50% आपने 3,000 पे कर दिया तो बाकी 3,000 के बदले आपने $2,500 की जो आपकी जो पुरानी मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी वो दे दी। तो इसका मतलब है पुरानी जो वाली जो आपने मशीन बेची है, बल्कि पार्ट एक्सचेंज की है आपने, वो $500 प्रॉफिट के ऊपर आपने पार्ट एक्सचेंज किया है उसको। आगे कहते हैं ही डेप्रिशिएट इज मशीनरी बाय 20% पर एनम ऑन द नेट बुक वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन ए टाइम बेसिस, कि वो डेप्रिशिएट करता है अपनी मशीनरी को 20% पर एनम ऑन द नेट बुक वैल्यू। इसका मतलब है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नेट बुक वैल्यू के ऊपर जब भी आप फार्मूला लगाएंगे तो वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। 20% का रेट है ऑन अ टाइम बेसिस का मकसद है कि जितने महीने कोई एसेट इस्तेमाल होगा इतने मंथ का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। व्हाट इज़ द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2017 के 31 दिसंबर 2017 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप जो नेट बुक वैल्यू मशीनरी की क्या होगी, 4 चॉइसेस आर गिवन। देखिए अब इसके अंदर जो समझने की बात है वो ये है कि मशीनरी 20,000 की इसकी कॉस्ट थी और 30 जून 2017 का मकसद है 6 मंथ्स, क्योंकि 1 जनवरी की ये वैल्यू दी हुई है और आपका साल दिसंबर में ख़त्म होता है। तो 6 मंथ्स जो थे वो जो आपकी नेट बुक वैल्यू थी $20,000 की जो वैल्यू थी, अगर मैं टाइम वैल्यू के हिसाब से देखूं तो $20,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, क्या लगा ले 20,000 multiplied by 20% and multiplied by 6 divided by 12। ये 6 डिवाइडेड बाई 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 जैन से लेके 30 जून तक 6 मंथ्स बनते हैं। ये परसेंटेज जो 20% है इससे जो रेट निकलेगा डेप्रिसिएशन का, जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा, इसको याद रखिएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 2 बल्कि मल्टीप्लाइड बाई 6, 4,000 multiplied by 6 divided by 12, you get $2,000. तो Jan to जून ये डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया 2,000 का। अब आते हैं 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या वैल्यू थी। तो देखें वो बड़ा सिंपल है, 20,000 की ये आप देख रहे हैं था, उसमें से $2,500 आपने पार्ट एक्सचेंज कर दिया कि जो नई मशीन ख़रीदी थी उसके बदले ये पुरानी मशीन आपने उसको दे दी। तो $20,000 में से आप माइनस कर दें 2,500, 20,000 माइनस 2,500 क्योंकि ये बिक गया, तो 17,500
इसका 20% निकाल लें आप। 20% जब 17,500 मल्टीप्लाइड बाई 20% 3,500 आता है। 3,500 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। 6/12 क्योंकि अगेन फिर आप 6 मंथ्स का निकालेंगे तो 3,500 डिवाइडेड बाई 2 1750 1750 ये, और ऊपर कितना निकाला है 2000। तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है 1750 और 2000 3750। ये तो जो पुरानी मशीनरी जो आपकी चल रही थी उसका डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया। तो ये डेप्रिसिएशन आपका इस तरीके से निकला। अब एक नई मशीन भी ख़रीदी है आपने 30 जून को, जो 6 मंथ्स इस्तेमाल होगी 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो ये 6000 का आप और निकाल लें। 6000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना बना 6000 मल्टीप्लाइड बाई 20% डिवाइडेड बाई 2 कर दें 600। तो 600 जो डेप्रिसिएशन है ये आपने निकाला। तो अब आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना हो गया। इसके अंदर आप 600 को अगर प्लस कर दें 3750 तो 4350, ये टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया। और आपकी बुक वैल्यू कितनी थी देखें, 20,000 आपके पास एसेट था, इसमें से ये 2,500 तो बिक गया, 17,500 एक है आपके पास, और 6,000 की एक और एसेट आपने खरीदा। तो 23,500। ये जो आपके पास मशीनरी है, बेसिकली मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीनरी की कॉस्ट आपके पास ये है, आप समझ रहे हैं 20,000 का था, 2,500 का आपने पार्ट एक्सचेंज कर लिया, 17,500 की बुक वैल्यू हुई, और मज़ीद एक जो मशीन ख़रीदी है उसकी बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन क्योंकि अभी हम माइनस कर देंगे तो ये 6,000 23,500 ये, और टोटल इस साल का डेप्रिसिएशन नई वाली मशीन और पुरानी वाली मशीन का मिला के 4350। तो 4350 को आप माइनस करते हैं, ये बुक वैल्यू है आपकी, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका। ये आप जब माइनस करेंगे तो 23,500 माइनस 4350 तो 19,150। ये 19,150 एक्चुअली आपकी बुक वैल्यू है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगी। तो जो सेकंड है उसकी फिर आपकी सी चॉइस जो है आप देख रहे होंगे 19,150 लिखा हुआ है, तो ये 19,150 जो है वो एक्चुअली आपकी राइट चॉइस है। कैलकुलेशन हमने करके देखा कैसे निकली वैल्यू, ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ बिजनेस हैज़ एन अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। एक बिजनेस है उसका अकाउंटिंग का साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। परचेज्ड ए कार ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को एक कार उसने खरीदी फॉर $15,000। $15,000 की द कार वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2017 फॉर $5,000। कार जो है वो 2017 के अंदर आपने $5,000 की बेच दी। डेप्रिसिएशन इस चार्ज या 20% पर एनम, डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से चार्ज करते हैं आप। आगे कुछ नहीं लिख रहा है, तो ये बुक वैल्यू भी नहीं लिख रहा है, तो इसका मकसद है स्ट्रेट लाइन मेथड है। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, और ये जो रेट है ये कॉस्ट के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डिविनेशन बैलेंस मेथड होता तो वो लिख कर देता, या फिर लिख देता कि नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखता। तो इसका मकसद है स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो परसेंटेज गिवन होती है उसको हम कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उस साल में जिसमें हम एसेट खरीदेंगे। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। और जिस साल माल एसेट को बेचेंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। बट वॉज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। ये जो हमने एसेट बेचा है $5,000 का, इस पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है।
तो देखिए आसान है ये, आपके पास आपको पता है कि जो एसेट आपने लिया था 15,000 का था, 1 अप्रैल 2014 को साल इसका 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल का मकसद है साल शुरू हुआ था 2014 और 2015 के अंदर ये साल ख़त्म होगा जाके, एक साल 2015, फिर एक साल 2016 और एक साल 2017। देखिए इस तरीके से आप यूँ समझे कि 1 अप्रैल से लेके 2014 से फिर 2015 आ जाएगा, मार्च में इनका साल एंड होगा। फिर 2016 के अंदर मार्च आ जाएगा। तो एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, और 2017 मार्च, एक साल ये हो गया। ये कितने साल का निकला? 2014-15 एक, 2015-16 दो, और 2016-17 मार्च। क्योंकि हम जो एसेट बेच रहे हैं वो कब बेच रहे हैं? हम सितंबर में बेच रहे हैं जाके। तो मार्च का मकसद है 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा। 3 ईयर का डेप्रिसिएशन, एक साल का निकाल लें, हर साल का वही आएगा क्योंकि मेथड वही है आपका डेप्रिसिएशन। तो 15,000 2014 का अगर मैं देखूं तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% का रेट है, इसका 20% निकाल लें। ये 3,000 होता है। ये 1 ईयर हो गया, और यही रेट आप निकाल लेंगे तो ये 2015 आ गया आपके पास। बल्कि 2015 तो ये है, 2016 ये आ जाएगा आपका, ये भी 2014 से 15 कर लें आप। तो 2014-15 में 3,000, 2016 के अंदर 3,000, और यही 3,000 2017 के अंदर। ये टोटल मिला के भाई 9,000 बनेगा आपका। ये 9,000 आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। आपकी जो कॉस्ट थी वो 15,000 थी। 15,000 में से आप 9,000 माइनस कर दें तो ये 6,000 बुक वैल्यू आ गई। बेचा कितने हैं? डिस्पोजल किया है आपने 5,000 में। $6,000 की चीज़ आप $5,000 के अंदर बेच रहे हैं तो लॉस आ गया आपके पास, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ लिखा हुआ है? लॉस ऑफ 1,000। देख रहे हैं बी चॉइस के अंदर लॉस ऑफ 1,000 दिया हुआ है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस बनती है वो फिर बी बनती है। और लॉजिक मैंने आपको बताई उसकी क्या है, सिंपल है, बहुत आसान। 15,000 की आपकी कॉस्ट ली हुई थी, उसका आप एक साल का 20% निकाल लें, 3,000 आएगा। तो एक साल है, 3 साल आपने यूज़ किया, 3 साल के बाद बेचा है। असल में 3 साल आपके जो कंप्लीट हो रहे हैं वो 31 मार्च 2017 को हो रहे हैं। तो अभी 6 मंथ्स का आप और निकाल सकते थे डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट तो आपका 30 सितंबर को बिका है, लेकिन उसने एक बाउंड कर दिया आपको लिख के, कहता है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, कि जिस साल आप एसेट बेचेंगे उस साल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। तो आपने इसीलिए फिर आपने 2017 मार्च पे रोक दिया आगे 3 साल। मार्च के बाद जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें डेप्रिसिएशन आपने नहीं निकाला। तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन 9,000 बनता है। 15,000 का एसेट्स था, 9,000 उसका डेप्रिसिएशन है, माइनस करके 6,000 उसकी बुक वैल्यू आ गई। वो बता रहा है बेचा उसने 5,000 में, तो 1,000 का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है कि द काउंटिंग ईयर एंड फॉर ए कंपनी इज़ 31 अक्टूबर के। अकाउंटिंग जो कंपनी है उसके अकाउंटिंग का ईयर एंड होता है 31 अक्टूबर को। द टेबल शोज द कंपनी इज टेलीफोन इनवाइस रिसीव्ड ऑन 2 दिसंबर। कि टेलीफोन की इनवाइस, ऐसे बिल नहीं आता हमारे घरों के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही इनवाइस जब आई तो वो, लेकिन आई वो 2 दिसंबर को। फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30 नवंबर। 3 मंथ्स की ये इनवाइस थी, जो एक्चुअली वो टेलीफोन कंपनी ने हमें लेट भेजी है इनवाइस। एक्चुअली ये 3 महीने नवंबर पे ख़त्म हो जाते।
और आपका साल अक्टूबर पे एंड होता है। इसका मकसद हुआ कि 3 महीनों का 3 महीने जो एंड हो रहा है इन 3 मंथ्स का जिसकी ये इनवाइस है वो 30 नवंबर है, और 31 अक्टूबर के अंदर हम बैठे हुए हैं जो हमारा ईयर एंड है। तो इसका मकसद है 31 अक्टूबर तक 2 मंथ्स जो है वो हमने इसको इस्तेमाल करा है। बाकी एक मंथ वन मंथ जो है नवंबर का वो प्रीपेड होगा, ये इससे हम एडवांस के लिए अगर हमने एडवांस में पेमेंट करी है। लेकिन अभी ये इनवाइस क्या है, इनवाइस का मकसद है अभी हमने पेमेंट ही नहीं करी, तो फिर ये अप्रूवल का केस बनता है। अप्रूवल का मकसद है कि एक्सपेंसेस हो तो गया है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट हमने नहीं करी है। कहता है विच अप्रूवल शुड द कंपनी मेक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को कंपनी क्या कितनी अमाउंट का अप्रूवल जो है वो प्रोविज़न करेगी, अप्रूवल बनाएगी। तो इसका आसान तरीका देखें ये है कि जो दोनों अमाउंट हैं आप इन दोनों को पहले तो प्लस कर लें, 1041 और प्लस 156, तो ये 1197 बनता है। इसलिए कि देखें ये टेलीफोन कॉल्स हैं जो आपने, ये वेरिएबल होता है कि कॉल्स जो आपने करी उसका बिल आ गया $1041, और रेंटल ऑफ इक्विपमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 नवंबर, ये 3 महीने का रेंट है जो इक्विपमेंट उन्होंने रखी है। तो इसका मतलब है 1197 एक्चुअली ये 3 मंथ्स के खर्चे हैं, और 2 मंथ्स आप इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो आपको 2 मंथ्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली ये एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है, जो इनवाइस आई है वो 30 नवंबर को जो है वो 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे। हम बैठे हुए हैं अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर 31 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है 31 अक्टूबर तक जो है वो 2 मंथ्स बनते हैं जिनका एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है हम पे, लेकिन उसकी हमने पेमेंट नहीं करी है। 1197 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 यू गेट 798। ये 798 एक्चुअली वो एक्सपेंस है जो हम पे ड्यू तो हो गया है लेकिन जिसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं करी है, तो अप्रूवल उसी को कहते हैं। तो 798 आप देख रहे होंगे कि बीच वाइज के अंदर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस 4 की जो राइट चॉइस बनती है फिर वो बी बनती है आपके पास 798, और लॉजिकली मैंने आपको बताया है कि उसकी लॉजिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बिजनेस क्रिएटेड अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 दिसंबर 2016। एक बिजनेस ने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करा 31 दिसंबर 2016 को। द प्रोविज़न वाज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट ईच ईयर एंड एज फॉलोज। इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है। 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन ये थी, आपके पास $32,500 है और 10% इसका एक्सपेक्टेड है कि हमें नहीं मिलेगा, कस्टमर्स हमें ये पैसा नहीं देंगे। इसका जब मैं 10% निकालता हूँ तो ये बनता है 3250। 2016 के अंदर एक्सपेक्टेड ये था कि $3,250,000 का अमाउंट हमें $32,500 में से नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर के अंदर जब हम आए तो फिर ये प्रोविज़न का रेट भी इन्होंने कम कर दिया है। इसका मकसद है कि जितनी इनकी तवक्का थी इतने लोगों ने पैसा, उससे कम लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको एक तरीके से प्रॉफिट ही हो गया कि आपने एस्टीमेट ज़्यादा क्या किया था और पैसा आपका कम इररिकवरेबल में गया। तो लोगों ने पैसा दिया, इसका मकसद है आपको। अब ये 34,300 जो है इसका 5% निकाल लें तो ये 1715 बनता है। 1715 एक्चुअली 31 दिसंबर 2017 को आपको चाहिए था। ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 3250, तो माइनस 3250 करें तो 1535 बनता है ये, और 1535 जो है ये एक्चुअली आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि प्रोविज़न आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा पड़ा हुआ था। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी एंट्री पास करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करने का मकसद है कि आपको ये प्रॉफिट हो गया,
और वैसे भी अपेरेंटली भी नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं परसेंटेज भी कम हो गई है। तो एक्चुअली जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और जितने लोग आपने सोचा था कि वो पैसा नहीं देंगे, उससे कम लोग जो है उन्होंने, यानी लोगों ने पैसे दिए आपकी तवक्का के बरखिलाफ़। तो इट्स गुड, आपको प्रॉफिट हुआ और वो नज़र भी आ रहा है 5%। तो इस तरीके से निकाल के, और अब देखें some of the provision for which entry in the provision for doubtful debts account for the year ended 31st December 2017 was required। क्या एंट्री पास करेंगे? तो एक्चुअली हम प्रोविज़न अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 की जो बी चॉइस आपकी बनती है $1535 का डेबिट बैलेंस, और डेबिट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया और आपकी समझ आया होगा कि किस तरीके से करेंगे इसको। इसमें मेरा एक लेक्चर है, फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रोविज़न फॉर, बल्कि इररिकवरेबल डेट्स के नाम से एक फोल्डर है। तो अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट ना हो क्लियर तो जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एरर्स कैन एग्जिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ बोथ द सेल्स लेजर एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। के एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी हो सकता है और सेल्स लेजर के अंदर भी हो सकता है। सेल्स लेजर का मकसद है कि इंडिविजुअल जो आपका कस्टमर है उसका जो आप लेजर बना रहे हैं उसे सेल्स लेजर कहते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है टोटल कस्टमर्स जो आपके हैं उनका जो आप लेजर बनाएंगे वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। कहता है विच एरर वुड रिक्वायर एन एडजस्टमेंट इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ओनली टू करेक्ट इट। कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट होगी? ये सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर होगी, यानी सेल्स लेजर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में करेंगे। तो सेल्स जर्नल बीइंग ओवरकास्ट, कि सेल्स जर्नल जो है वो ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट का मकसद आप समझ रहे हैं कि जो आप टोटलिंग कर रहे थे, आपने जब टोटल किया सेल्स लेजर, सेल्स जर्नल क्या होता है? जितनी भी क्रेडिट हम माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं क्रेडिट के ऊपर, वो सारी सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है और सेल्स जर्नल से फिगर उठकर जाती है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। याद रखिएगा कि सेल्स जर्नल जो है वो कौन सा जर्नल होता है? जहाँ जब भी हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो माल बेच रहे होते हैं वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर इनका टोटल करके जो टोटल फिगर होती है उसको ले जाते हैं उठा के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड की, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल है जो आपको कस्टमर से पैसा रिसीव करना है। तो सेल्स जर्नल जो है जब आपका ओवरकास्ट हो गया तो समझते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो सही अपनी अपनी जगह लिखे हुए थे। एक्चुअली तो आपने क्या करा कि टोटल आपने गलत कर दिया, यूँ समझें इसको, सेल्स जर्नल। अब ये अगर 4-5 कस्टमर हैं, फ़र्ज़ करें A, B, C, इन तीनों को माल बेचा आपने 5,000, 5,000, ये तो अपनी जगह लिखा हो। जब टोटल करने के लिए गए तो आपने 50,000 लिख दिया गलती से, ये टोटल फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। अब सेल्स इसके इन तीनों कस्टमर्स के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा ना, ये तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये जो मिस्टेक हुई है ये एक्चुअली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम गलत फिगर ले गए हैं जाके, और ये वो पूछ रहा है कि तो इस जो मिस्टेक है, एरर है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ पड़ेगा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में पड़ेगा। वो पूछ भी ये रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पे सिर्फ पड़ेगा। तो ये राइट चॉइस है। हम अगला भी पढ़ लेते हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन अमाउंट ओरिजिनली एंटर्ड इनकरेक्टली, कि सेल्स की जो ट्रांजेक्शन अमाउंट थी वो हमने ओरिजिनली गलत रिकॉर्ड कर दी। तो ये तो फिर इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट के अंदर जो सेल्स लेजर है वहाँ मिस्टेक हो रही है। सेल्स ट्रांजेक्शन ओमिट कम्प्लीटली, सेल्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो फिर अब आप सेल्स लेजर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जाके। पहले तो आप सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग कस्टमर अकाउंट, किसी गलत कस्टमर अकाउंट के अंदर आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो अगेन फिर सेल्स लेजर जो है उसके अंदर ये एरर हुआ है। सवाल ये था कि कौन सा ऐसा एरर है जिसका इम्पैक्ट जो एरर हुआ है वो सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में पड़ेगा। तो जो ओवरकास्ट हुआ है वो फिर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो राइट चॉइस है वो ए है।
क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बिजनेस डिड नॉट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, नीचे दिए हुए एरर्स जो हैं ये हुए हैं। द टोटल ऑफ द परचेजेस जर्नल ऑफ $33,030 हैड बीन पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट इन द जर्नल लेजर एज 33,000। एक्चुअली जो टोटल था परचेज जर्नल का, परचेज जर्नल क्या होता है, जैसे अभी हम सेल्स जर्नल पढ़कर आ रहे हैं कि जितना भी क्रेडिट के ऊपर माल बेचेंगे वो सारे का सारा सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा। जितना हम माल खरीदेंगे क्रेडिट के ऊपर वो सारे का सारा परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड होगा। बस आप ये याद रखिएगा। तो इसको जब हम पोस्ट करने गए तो वहाँ पर हमने गलती से 33,030 के बजाय 33,000 जो है वो पोस्ट कर दिया परचेजेस अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $50 हैड बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो था वो एक्चुअली क्रेडिट होना था, वो हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया। तो ये दो मिस्टेक हो गई। कहते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक फोल्डर है कराची हिंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ज़रूर देखें उस लेक्चर्स को जाके। सस्पेंस अकाउंट ये होता है कि वो एरर्स जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टाईबैक नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट्स इक्वल नहीं होते, फिर उसे इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एरर्स हुए हैं इसको हम यूँ समझते हैं, ट्रायल बैलेंस थोड़ी देर के लिए हम बना लेते हैं। ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट साइड है। अब देखिए जो पहली एंट्री है उसके दो एस्पेक्ट हैं। परचेज जर्नल से जब आप जाएंगे तो इसका मकसद है परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। देखिए जो ट्रेड पेएबल है इसकी तो मिस्टेक आपकी नहीं हुई। ट्रेड पेएबल को आपने क्रेडिट किया जो सही अमाउंट था। सही अमाउंट कितना था, $33,030। और जो परचेजेस थी आपकी, यहाँ मिस्टेक हो गई। परचेजेस आपने कितने से डेबिट कर दी, $33,000। देखिए डेबिट और क्रेडिट ये आपके दोनों आ गए, ट्रेड पेएबल ये आ गया और परचेजेस ये आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड का मकसद क्या हुआ कि ट्रेड पेएबल को आपने डेबिट किया होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट। तो ट्रेड पेएबल तो आपने सही अपनी जगह रिकॉर्ड करा, $50 से डेबिट कर दिया। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको क्रेडिट साइड पे लिखना था, मिस्टेक ये हुई कि आपने इसको डेबिट साइड पर लिख दिया। तो ये डेबिट क्रेडिट आप बाकायदा ट्रायल बैलेंस में करके लिखें, आसान तरीका होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आप इनका टोटल कर लें, इसका टोटल करेंगे तो 33,030 बनेगा और इसका जब टोटल कर रहे हैं तो 33,000 + 50 33,100। देखिए कौन सी साइड आपकी छोटी है, और ये कि आप दोनों टाईबैक नहीं हो रहा है ना, ये 33,030 है, ये 33,100। तो सस्पेंस अकाउंट दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल अमाउंट कितना आना चाहिए, 33,100। तो सस्पेंस अकाउंट लिखें आप कौन सी साइड पे, 70। अगर आप $70 क्रेडिट साइड पर लिखें तो $70 अगर आप क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे तो फिर ये दोनों ट्रायल बैलेंस जो है आपका टाईबैक हो जाएगा। तो एक्चुअली आंसर ये है सस्पेंस अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस था, सी चॉइस आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट चॉइस आपकी सी चॉइस बनती है। लॉजिक मैंने आपको करके बताई कि सस्पेंस अकाउंट्स का देखें, जब क्रेडिट बैलेंस $70 का होगा तो ये टाईबैक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 में आते हैं, द बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $5,000 के जो बैंक कॉलम थी कैश बुक की वो शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस $5,000 का। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू $1,500। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मकसद है कि वो चेक्स जो आपने अपने सप्लायर्स को इशू कर दिए लेकिन सप्लायर्स अभी तक बैंक में नहीं पहुँचे। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस $700 के बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है कि $700 के बैंक चार्जेस हैं विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताएं क्या था। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आप किस तरीके से बताएंगे कि
बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताने का तरीका ये है कि बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है कि ये ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ओवरड्राफ्ट का मकसद ये है कि आपके पास जो आपकी रकम बैंक में थी उससे ज़्यादा रकम आपने यूज़ कर ली। नॉर्मली बैंक क्योंकि करंट एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन ये जो डेबिट बैलेंस नहीं बल्कि क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का मकसद ये है कि ओवरड्राफ्ट और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सीधा सा काम ये करें कि कैश बुक का बैलेंस $5000 है क्रेडिट। देखिए अनप्रेजेंटेड चेक्स तो अभी बैंक पहुंचे ही नहीं है। तो जब बैंक में नहीं पहुंचे हैं तो इसका मकसद है बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। आपने इसको अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया है, आप इसको प्लस कर लें अपने पास वापस। क्या आपको कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर पहुंचना है और बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक्स अभी पहुंचे ही नहीं है। एड अनप्रेजेंटेड चेक्स आप कर लें 1500 और ये आप क्या करेंगे क्योंकि इन चेक्स को आपने इशू करा था तो बैंक का बैलेंस कम हो गया था। अब आप वापस प्लस कर रहे हैं तो क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा आपका 3500 या यूँ समझें, इसको ब्रैकेट में शो करें। तो जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो माइनस कर आए थे, आप प्लस कर लें। प्लस तो नहीं है लेकिन ओवरड्राफ्ट की अमाउंट को कम कर देगा क्योंकि आपने वहीं से तो इसको निकाला था ना। ओवरड्राफ्ट बढ़ गया था आपका, अब वो बैंक ही नहीं पहुंचे तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया। और फिर बैंक चार्जेस जो हैं जो $700 के हैं ये फिर ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएंगे क्योंकि बैंक माइनस कर चुका है $4200। तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि देखिए क्रेडिट ही चल रहा है। ओवरड्राफ्ट को कम ज़रूर किया 1500 ने, लेकिन अगेन ओवरड्राफ्ट ही है और ये $700 जो है और प्लस हो गया है इसमें जाके। तो ये ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट है बैलेंस है इस पर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस होगा। बल्कि इसको आप यूँ समझें कैश बुक नहीं है, अगर हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देख रहे हैं तो डेबिट बैलेंस होगा। तो बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस होगा, ये ट्रिकी पॉइंट्स है इसके अंदर। कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से हम चले और ये एडजस्टमेंट करके हम जिस बैलेंस पर आए हैं ये बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है लेकिन बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है। याद रखिएगा बैंक के अंदर बैंक जब आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो आपकी रकम बढ़ती है और बैंक जब आपके अकाउंट को डेबिट करता है तो आपकी रकम वहाँ पर कम हो जाती है। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो ओवरड्राफ्ट की सूरत में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो $4200 का डेबिट बैलेंस है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका हम क्या पार्ट कर रहे हैं, 8 का बी पार्ट जो है फिर हमारा राइट है, बी चॉइस हम सेलेक्ट करेंगे $4200 की। और लॉजिक मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अ बिजनेस पेड $295,000 टू इट्स ट्रेड पेबल आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ $15,000। फाइनेंशियल ईयर जो बिजनेस का था उसने $295,000 की पेमेंट कर दी अपने ट्रेड पेबल की और उसको डिस्काउंट जो मिला जो कैश डिस्काउंट जो उसको मिला अर्ली पेमेंट के ऊपर, अब वो कितना मिला 15,000। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द ट्रेड पेबल बैलेंस वाज $25,000। साल के शुरू में जो ट्रेड पेबल का लेजर था उसका जो बैलेंस था ओपनिंग वो $25,000 था। एट द एंड ऑफ द ईयर $32,000 वाज ओड टू ट्रेड पेबल और साल के एंड का जो बैलेंस है वो $32,000 है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट परचेजेस आपने कितनी करी, तो देखिए ट्रेड पेबल का लेजर बना लें हम। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस BD, बैलेंस BD क्रेडिट था, कितना था ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट $25,000 और ये जो एंडिंग बैलेंस है वो 32,000 है। तो बैलेंस CD याद रखिएगा, लाइबिलिटी का बैलेंस CD जो है हमेशा डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी आपकी तो डेबिट साइड हम इक्वल करेंगे। तो बैलेंस CD 32,000 ये आपका आ गया। पेमेंट आपने कितनी करी है
$295,000 की पेमेंट करी और कैश डिस्काउंट $15,000 का है। तो इसका मकसद है ट्रेड पेबल को आपने डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने क्रेडिट किया, ये एंट्री पास होगी। तो ट्रेड पेबल बैंक की वजह से और डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से, ये 295,000 का ये है बैंक की वजह से जो हमने पेमेंट करी। और 15,000 का डिस्काउंट, इसकी वजह से भी ट्रेड पेबल जो है आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट क्रेडिट हो गया। अब आप देखें तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से 295,000 प्लस 15,000 और प्लस 32,000 जो एंडिंग बैलेंस है 342,000। यहाँ भी $342,000 ही होना चाहिए, जो है नहीं। तो $342,000 में से इस $25,000 को आप माइनस कर दें तो $317,000 बनता है आपका। और ये जो है क्रेडिट साइड जो कम है इसे परचेजेस, क्योंकि परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट 317,000। तो ये देखें लेजर की मदद से हमने फिर इसको परचेजेस की अमाउंट निकाल ली। और परचेजेस बड़ा सिंपल दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था, एक आपने पेमेंट करी थी, डिस्काउंट मिला था, उनको डेबिट कर दिया, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो जो डिफरेंस है इसका एक्चुअली वो परचेजेस है, क्योंकि एंट्री पास होती है परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। 317,000 आप देख रहे होंगे डी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो राइट चॉइस बनती है तो वो डी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, व्हाट वुड नॉट रिजल्ट इन गुडविल। गुडविल कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन, बिजनेस, आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी वर्क फोर्स अच्छी है, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, क्वालिटी इतनी अच्छी है आपकी, गुडविल मार्केट के अंदर आपकी बिल्ड हो रही है, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी है, ये भी गुडविल बनती है आपकी। ये सब इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, लेकिन डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट होता है कि अगर हाई क्वालिटी आप चीज़ें बेच रहे हैं तो लोग फिर रिलाई करेंगे कि यार इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पीपल विल कम टू यू, आपकी गुडविल मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाएगी कि यार इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसी तरीके से गुड रेपुटेशन का मकसद है कर्टियस है, कर्टेसी बहुत है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी है, तो रेपुटेशन बिजनेस की अच्छी है, ये भी गुडविल आपकी बनेगी। स्किल ऑफ द वर्क फोर्स की जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करके फीलर आता है कि यार दे आर रियली हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स है, तो ये भी गुडविल का सबब बनती है। तो ये जो आप देख रहे होंगे गुड रेपुटेशन, गुडविल सही है, सेलिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये भी गुडविल है, सही बात है। स्किल ऑफ द वर्क फोर्स ये भी बिल्कुल सही बात है, अलबत्ता सेलिंग प्रोडक्ट्स अबव मार्केट वैल्यू, ये फिर सी चॉइस हमारी राइट चॉइस है कि अगर आप मार्केट वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर माल बेच रहे हैं तो ये तो फिर एक तरीके से आपकी रेपुटेशन के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपकी गुडविल नहीं बनाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट चॉइस है वो सी है बेसिकली। व्हाट वुड नॉट रिजल्ट इन गुडविल, गुडविल के अंदर गुडविल रिजल्ट नहीं होगी इस एक्शन का, तो सी चॉइस होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर, हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।